माई सेल्फ प्रमोद कुमार। और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि प्रेजमेटिव लैंड टाइटलिंग और कॉन्क्लूसिव लैंड टाइटलिंग क्या होती है, उनके बारे में हम मतलब एक एडवांटेज डिसवांटेज और क्या है क्या नहीं, इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। एक्चुअली में ये पूरा है क्या, इसके बारे में जानेंगे। और ये हमारा डायरेक्टली लिंक होगा वो GS3 के पेपर लैंड रिफॉर्म से होगा, तो उसकी यूनिट है लैंड रिफॉर्म, उससे हमारा ये डायरेक्टली लिंक होगा। और ये हम बाई लैंग्वेज करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारा जो जो हमारा इंडियन सिस्टम है तो वो करंटली अभी क्या फॉलो करता है, वो प्रेजमेटिव लैंड टाइटलिंग मतलब एक तरीके से फॉलो करता है। इसमें क्या है कि जो हमारी लैंड होगी, मतलब जो भी लैंड है इंडिया के अंदर, वो भी जो मेंटेन करी जाती है, तो वो किस इंफॉर्मेशन पोजीशन मतलब एक तरीके से अधिकार दिखाता है के आधार पर करी जाती है कि ये मेरी है, ये मेरी, इसके अधिकार पर हमारी करी जाती है। और वो कैसे डिटरमाइन करते हैं, वो जैसे कोई डिटेल पास्ट में जैसे दादा परदादा उनके यहाँ पर कोई डिटेल ट्रांजैक्शन हुआ है तो उन्होंने उसका मतलब एक ब्यौरा दे दिया, उन्होंने बता दिया कि हमारा इस पर अधिकार है। तो ये सिस्टम फॉलो होता है हमारे इंडिया के अंदर, अभी भी फॉलो हो रहा है। तो इस पर ओनरशिप कैसे स्टेब्लिश होती है, जैसे अगर दादा परदादा एक्सपायर हो गए तो उसके आधार पर उनका अधिकार बन गया, उनकी आने वाली पीढ़ी इस तरीके से ये चलता रहता है, उसी के करंट पोजीशन के आधार पर ये ओनरशिप चलती रहती है। उस पर क्या होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ लैंड का हो जाता है। तो अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ तो उसका मतलब लैंड रजिस्ट्रेशन ऑफ लैंड हो गया। जैसे कि उनमें से कोई अपनी डीड सेल कर दी, या रिटेंस हो गई, या मॉर्टेज या लीज, इसका कोई रजिस्ट्रेशन हुआ तो उनने बोला कि ये इसका हमारा इस पर हमारा पोजीशन हो गया। तो इसमें क्या रहता है, बेसिकली इसमें गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व रहती नहीं है, तो इसमें क्या रहता है, एक लीगल फ्रेमवर्क होता है जो गारंटी दे देता है कि भाई ये टाइटल दे देता है ये लैंड आपकी हुई। ठीक है दोस्तों। अच्छा, तो इसमें ये तो हुई हमारी प्रेजमेटिव लैंड टाइटलिंग। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग क्या होती है। तो इसमें क्या रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट का मतलब पूरा रहता है, इंटरफेयर रहता है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, ग्रांट करेगी कि किसकी टाइटल देगी, ये किसकी लैंड है, किसकी नहीं है, उसको ओनरशिप देगी। और इसमें क्या है कि अगर क्लेम जो है सेटल गवर्नमेंट के द्वारा सेटल किया जा सकता है, कि जिसमें ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा है जिसका लैंड होल्डर है तो आया भाई उसका टाइटल के हिसाब से, तो बोला वो नहीं। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो भी मतलब होगा वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होगा, मतलब उसके लॉ के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करेगी, इसमें क्या करेगी, जो भी क्लेम करेगा उसके अगेंस्ट क्या करेगी, कंपनसेशन देगी। और इसमें क्या रहता है, जो टाइटल होल्डर होता है उसे कोई मतलब खतरा नहीं होता कि उसकी ओनरशिप चली जाएगी। ठीक है, और इसके बारे में मतलब इसको ज़रूरत क्यों है, इसकी मतलब कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग की मतलब ज़रूरत क्यों है, नीडिड। तो इसका सबसे मेन एडवांटेज क्या है कि जो लिटिगेशन है उनको कम कर देगी। लिटिगेशन मतलब जो मुकदमेबाजी है उससे लैंड से रिलेटेड उसको क्या कर देगी, बहुत ज़्यादा कम या रिड्यूस कर देगी, एक तरीके से लोअर कर देगी। इसके बारे में कैसे देखें, तो एक वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी आई थी 2007 में, क्या थी, लैंड पॉलिसीज़ फॉर ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। उन्होंने बोला कि जो मतलब इंडिया के अंदर जितने भी कोर्ट में केस पड़े उनमें से 2/3 तो मतलब लैंड से रिलेटेड ही हैं। फिर नीति आयोग ने भी अपनी स्टडी दी, उन्होंने बोला कि लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट और रियल एस्टेट से कि जो भी डिस्प्यूट है वो एवरेज 20 साल में रिजॉल्व होते हैं। फिर इसकी क्या क्या हार्डल्स हैं, मतलब क्या क्या बाधाएं हैं कि लैंड डिस्प्यूट और अनक्लियर टाइटलिंग की। तो क्या होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन जो हम करेंगे उनमें क्या होगा, डिले हो जाएगा। दूसरा क्या कि इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाएगा। तीसरा क्या, अगर प्रॉपर्टी टैक्स लगाना है तो हमें ये क्लियर नहीं होगा किसकी ओनरशिप है किसकी नहीं है, तो उस पर एक तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स लगाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तीसरा हमारा चौथा क्या रहेगा कि ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है लैंड ट्रांजेक्शन की। तो ये सारे हडल्स हैं जो मतलब हो सकते हैं कि लैंड डिस्प्यूट और अनक्लियर टाइटलिंग, अगर टाइटल्स अगर क्लियर नहीं है लैंड का तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो उसी की बिहाफ पे एक मॉडल आया 2020 में, नीति आयोग ने दिया, उन्होंने रिकमेंड करा कि जो लैंड अथॉरिटीज़ होंगी वो सेटअप करें, प्रत्येक मतलब ईच स्टेट में एक लैंड अथॉरिटी सेटअप करी जाए, बनाई जाए, जिसमें क्या होगा, एक टाइटल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होगा। ठीक है, इसमें ये बात बोली गई। इनने बोला कि जो TRO होगा मतलब टाइटल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होगा, वो क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा और पब्लिश करेगा लैंड ड्राफ्ट, जिसमें क्या होगा, लैंड का ड्राफ्ट जिसमें क्या होगा, लैंड का टाइटल्स होंगे जो मतलब पिछले रिकॉर्ड्स पे, जो मतलब पिछले रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट होंगे उनके बिहाफ पे लैंड का टाइटल वो मतलब डिसाइड करेगा। और उसे क्या माना जाएगा, एक वैलिड नोटिस माना जाएगा, जिसे जो भी क्लेमेंस्ट हैं वो प्रॉपर्टी के वो इंटर कर सकते हैं मतलब, और वो क्लेम भी कर सकते हैं अपनी फाइल को। फिर क्या इसकी प्रोसीजर क्या होगी पूरी जो, तो उसमें क्या है सॉरी, इसमें क्या हो, जो डिस्प्यूटिंग क्लेम्स हैं वो रिसीव करेंगे,
फिर किसके पास रिसीव होगा, टी आर ओ मतलब टाइटल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास रिसीव होगा। वो उसे क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद क्या कर देगा, उसे रेफ़र कर देगा। किसके पास रेफ़र करेगा, ये करेगा लैंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑफिसर के पास, LDRO के पास। तो वो उसे रिजॉल्व कर देगा। रिजॉल्व होने के बाद क्या होगा कि जो लैंड अथॉरिटी होगी वो क्या कर देगी, पब्लिश कर देगी कि किसके टाइटल के नाम से उसको मतलब टाइटल मतलब पब्लिश कर देगी ऑफिशियली। किस पे कितने समय के बाद करेगी, 3 साल के बाद देगी ऑफिशियली, ये पब्लिश कर देगी। उसके बाद अगर कोई चाहता है कि ये उसके अगेंस्ट है या मतलब उसकी टाइटल के नहीं मिला है, तो उसमें क्या है कि उसको चैलेंज भी किया जा सकता है। किसके चैलेंज को, डिसीजन को, TRO और LDRO के डिसीजन को क्या चैलेंज मतलब उसको अगेंस्ट जाया भी जा सकता है। तो उसके लिए वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाके उसमें केस भी फाइल कर सकता है। उसमें केस अगर रिजॉल्व होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो फर्दर वो क्या अपील कर सकता है, हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।